अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में नहीं पहुंची। एडिलेड में जुमेरात को किए गए सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड ने इंडिया को 10 विकेट से हराया। इंडिया ने 169 का टारगेट दिया था। इंग्लैंड के ओपनर्स ने 10 के रन रेट से 16वें ओवर में यह निशाना हासिल कर लिया। इंग्लिश ओपनर्स एलेक्स हेल्स ने 183 के स्ट्रोक रेट से 86 बनाए। कप्तान जोस बटलर ने 163 के स्ट्राइक रेट से 80 का स्कोर किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने कोई गलती नहीं की और बड़ी ही आसानी से निशाना हासिल कर लिया। अब इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा। तेलंगाना के वजीर खजाना और टीआरएस के सीनियर लीडर टी हरीश राव ने भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया कि उसके कायदीन के अदालतों का दरवाजा खटखटाने की वजह क्या है। अगर पार्टी का टीआरएस के एमएलए को शिकार करने की कोशिश से कोई लेना देना नहीं है तो वजीर ने कहा कि बीजेपी रियासती हुकूमत के जरिए कायम करदा खुसूसी तहकीकाती टीम यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के जरिए की जा रही तहकीकात को रोकने की कोशिश कर रही है और इस अमल को खराब करने के तरीके तलाश कर रही है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ने अदालत में एक अर्जी दायर की जिसमें तहकीकात को रोकने की दरखास्त की गई। इससे जाहिर होता है कि भगवा पार्टी में बड़े लोग इस पूरे मामले में मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि कोई ये मुतालबा कर सकता है कि तहकीकात का अमल गैर जानिबदारी से किया जाए, लेकिन बीजेपी जांच को रोकने के लिए कह रही है। इससे जाहिर होता है कि बीजेपी सच का सामना करने से खौफजदा है। हरीश राव ने कहा कि बीजेपी इस मामले की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा कर रही है क्योंकि उन्हें रियासती पुलिस पर भरोसा नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या बीजेपी जहां इख्तिदार में है वहां ऐसे ही मुतालबात किए जाते हैं। इससे जाहिर होता है कि बीजेपी पुलिस और रियासत के अवाम के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। बोले तो आप लोग क्यों डर रहे हैं? अगर से आपका कुछ ताल्लुक नहीं है तो क्यों बार बार कोर्ट को आप जा रहे हैं? क्या जरूरत है आपको कोर्ट को जाने का? लोअर कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, कोई भी क्या बोलते हैं देश में, अगर से कोई केस निकला है तो जल्दी तेजी से इंक्वायरी करना बोलते हैं, अच्छी तरीके से इंक्वायरी करना बोलते हैं। लेकिन बीजेपी तो बोलते हैं कि इंक्वायरी बंद करो, सिट को कैंसिल करो, इंक्वायरी ना करो। बोले तो साफ साफ खुला खुला आज देश को मालूम हो रहा है कि इसमें कुछ काला है, इसमें बीजेपी पकड़ा गया है। చాలా స్పష్టంగా ఏమర్థమవుతుందంటే 8 రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వాలను బీజేపీ తెలంగాణకు వచ్చేసరికి కుడిలో పడ్డంత పనిపోయింది. చూస్తున్నాం ఏకంగా వందల కోట్ల రూపాయలు పెట్టి ఎమ్మెల్యేలను ఖరీదు చేయాలనేటువంటి వాళ్ళ ప్రయత్నం నగ్నంగా బయటపడింది. ఇంత నగ్నంగా బయటపడిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏం సంబంధం లేదు, వాళ్ళ పార్టీకి ఏం సంబంధం లేదని మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఏకంగా అడిబట్టలతోనే 50 రూపాయలు ప్రమాణం చేస్తాడు. మాకు సంబంధమే లేదు, మేము ప్రమాణం చేస్తున్నాం, సంబంధం లేదు ప్రమాణం చేస్తున్నామని మాట్లాడినటువంటి వాళ్ళు కోర్టులో పోయి కేసులు ఎందుకు వేసినట్లు? ఒకటా రెండా? వరుసగా वजीर पंचायत राज अरवली दयाकर राव ने कहा कि वो वजीर आजम के दौरे तेलंगाना के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्हें अपने 8 साल दौरे हुकूमत में तेलंगाना की फलाह बहबूद के लिए किए गए कामों की तफसीलात देनी होंगी। आज टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी ऑफिस के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अभी तक आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून में किए गए वादों को पूरा करने को यकीनी नहीं बना सके। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी कायदीन को आवाम से किए गए वादों को भूल जाने की आदत है। उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह रियासती बीजेपी लीडर बंडी संजय ने मुख्तलिफ इंतखाबात के दौरान लोगों से वादे किए और इंतखाबात के बाद कैसे उन्होंने इनकार कर दिया। दयाकर राव ने कहा कि मरकजी एजेंसियों ने रियासत में महकमे पंचायत राज की तारीफ की है और मुख्तलिफ अवार्ड भी दिए, लेकिन मरकज ने फंड्स जारी नहीं किए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत रियासत को मिलने वाले फंड्स में कटौती कर रही है और अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत नरेगा स्कीम के लिए फंड्स जारी नहीं कर रही है। नरेगा के निफाज के लिए तकरीबन मरकजी ओहदेदारों की 18 मरकजी ओहदेदारों की टीम थी। उन्होंने मुस्बित रिपोर्ट दी, लेकिन मरकज ने फंड जारी नहीं किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत ने रियासत के फंड्स में तकरीबन 800 करोड़ रुपए की कमी की है। ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా పదే పదే ఉపాధి హామీ పథకం
రైతులకు అనుసంధానం చేయాలి. ఈ అనుసంధానం చేసి రైతులు బాగుపడతారు, రైతు కూలీలు బాగుపడతారు అని ముఖ్యమంత్రి గారు పదే పదే చెప్పి అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి పంపించినా కూడా దాన్ని అడ్డుపుల్ల చేసి దాన్ని పెండింగ్ పెట్టారు. మీకు ఒకటే, దీని ద్వారా ఇవాళ గ్రామాలు ఏ రూపంగా డెవలప్మెంట్ అయిందో తెలంగాణ ప్రజలకు తెలుసు. పక్క గుళ్ళ కర్ణాటక రాష్ట్రం కానీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ, ఛత్తీస్గఢ్ కానీ, మహాराष्ट्र కానీ మన अब ये एक आम बात हो गई है कि जब भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी तेलंगाना का दौरा करते हैं तो हैदराबाद शहर में एहतजाजन मोदी के दौरे के खिलाफ फ्लेक्सीज लगाए जाते हैं। गुज़िश्ता जुलाई में बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग से कबल टीआरएस कारकुनों की बाय बाय मोदी के पोस्टर्स लगाए गए थे। अब जबकि एक बार फिर 12 नवंबर को मोदी तेलंगाना आने वाले हैं, ऐसे में शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मोदी नो एंट्री के पोस्टर और फ्लेक्स लगाए गए हैं। तेलंगाना वीवर यूथ फोर्स की जानिब से जुबली हिल्स के अलावा शहर के दीगर इलाकों में भी मोदी नो एंट्री टू तेलंगाना के पोस्टर्स लगाए गए। इस तरह कुछ ट्रेड यूनियंस और तुलबा यूनियन की जानिब से भी वज़ीर आज़म मोदी के दौरे की मुखालिफत जारी है और मोदी के खिलाफ मजदूरों का दुश्मन उन्हें करार दिया जा रहा है। लेफ्ट विंग और स्टूडेंट जेएसी के रहनुमाओं ने भी मोदी के दौरे की मुखालिफत की है। बीजेपी के सीनियर लीडर जी विवेक वेंकट स्वामी ने जुमेरात को लोगों से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे को कामयाब बनाने की अपील की। वजीर आजम 12 नवंबर को रामागुंडम के एनटीपीसी ग्राउंड में एक जलसे से खिताब करेंगे। उन्होंने आज रामकृष्णपुर पार्टी दफ्तर में एक इजलास में हिस्सा लिया और मकामी कायदीन के साथ वज़ीर आज़म की मीटिंग के इंतजामात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने जलसे के कामयाब इंतजामात के लिए मकामी कायदीन को मशवरा दिया। विवेक ने इस मौके पर नरेंद्र मोदी के दौरे से मुतालिक पम्पलेट का इजरा किया। रामागुंडम में फैक्ट्री का इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर आज़म 12 नवंबर को एनटीपीसी मैदान में जलसे आम से खिताब करेंगे। విఫలమైందో కేవలము దాన్ని డిఫ్లెక్ట్ చేయడానికి కేంద్రం పైన విమర్శలు చేస్తున్నారు. ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు వచ్చినప్పుడు శాంతంగా ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ దేశానికే ఒక పెద్ద బెనిఫిట్ అన్నమాట. రైతులకు యూరియా వారు మన దేశంలో ప్రొడ్యూస్ చేసిన యూరియా లభిస్తుంది, తక్కువ ధరలో లభిస్తుంది. ఇంపోర్ట్ చేస్తే ఎక్కువ ధర ఉంది ఇంటర్నేషనల్ ప్రైసెస్. ప్రజలందరూ కూడా ఈ ఆలోచించుకొని ఈ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఏదైతే कोयले की इंडस्ट्री की निजीकारी के खिलाफ तेलंगाना के मंचिरियाल जिले के श्रीरामपुर में सिंगरेनी कॉलरीज कोयले की कंपनी के वर्कर्स सिया बैजेस के साथ ड्यूटी पर पहुंचे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस माह की 12 तारीख को रामागुंडम का दौरा करेंगे, जिसकी इन वर्कर्स ने मुखालिफत की। श्रीरामपुर में सिंगरेनी कोयले की खानों में मजदूरों ने एहतजाज भी किया और मोदी जेर क़यादत मरकजी हुकूमत की जानिब से कोयले की खानों की निजीकारी के खत्म के खिलाफ नारेबाजी भी की। INTUC माफ कीजिएगा INTUC, AITUC और TGBKS तंजीमों से वाबस्ता वर्कर्स ने सिया बैजेस लगाकर एहतजाज किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत की मजदूर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ भी इंतबाह दिया। सीनियर CPI खिताब करते हुए रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर वो सियासत करना चाहती हैं तो उन्हें चाहिए कि वो तमिलनाडु वापस जाकर सियासत करें। अगर वो बहैसियत गवर्नर खिदमत अंजाम देना चाहती हैं तो उन्हें चाहिए कि वो गैर जानिबदाराना रवैया अख्तियार करें। नारायणा ने बताया कि गवर्नर को रियासत के इंतजामिया से मुताल्लिक रिपोर्ट वजीर आजम को देनी होती है, बल्कि ये रिपोर्ट सदर जमहूरिया हिंद को पेश करनी होती है। लेकिन हमारी गवर्नर डॉक्टर सुंदरराजन रियासत के इंतजामिया की रिपोर्ट सदर जमहूरिया को पेश करने के बजाय वजीर आजम को पेश करते हुए गैर जमहूरी तरीक़ेकार इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ तेलंगाना के गवर्नर के तरीक़ेकार ही नहीं बल्कि गैर बीजेपी इख्तियार वाली रियासतें केरला, तमिलनाडु के गवर्नर भी बीजेपी के कारकुन की तरह खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने बीजेपी की जानिब से अपोजिशन कायदीन के घरों पर ED और IT के धावों की सख्त मजम्मत की। దాడులే కాకుండా గవర్నర్స్ ద్వారా కూడా ఆయా రాష్ట్రాలని ఇబ్బంది పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ గవర్నర్ వ్యవస్థ ఇప్పుడు వచ్చింది కాదు, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంటుంది. అసలు వాస్తవానికి బ్రిటిష్ వారి యొక్క నీతి అది. మనకి గవర్నర్స్, ఈ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్లాంటి పోస్టులు లేవు.
బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ కాదు కాబట్టి వాళ్ళకి తాబేదారులుగా గవర్నర్ని వైస్ రాయ్స్ అనే పేరుతో పెట్టుకున్నారు. దాన్ని బుద్ధి లేకుండా ఈ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ కూడా దాన్ని కాపీ కొట్టింది. మేము మొదటి నుంచి చెప్తా ఉన్నాం, భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఇప్పుడు ఏదో తెలంగాణ గవర్నర్ వచ్చింది కాదు, మొత్తం అనేది కూడా ఈ గవర్నర్ వ్యవస్థ. हाल ही में मुनुगड़ू ज़मीनी इंतखाबात में मुंतखब होने वाले रुकने असेंबली के प्रभाकर रेड्डी ने जुमेरात को अपने ओहदे का हलफ लिया। उनके साथ पार्टी के कारगुजार सदर वो रियासती वजीर KT रामाराव और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने उन्हें हलफ दिलाया। जुमेरात की सुबह असेंबली में मुनक़दा तकरीब में गुजरा हरीश राव, जगदीश रेड्डी, पोवाड़ा अजय कुमार, जगदीश रेड्डी, महमूद अली और दीगर ने शिरकत की। इसके साथ ही रियासती असेंबली में TRS के अरकान की तादाद बढ़कर 104 हो गई है। रियासती असेंबली में MIM फिलहाल दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके 7 अरकान असेंबली है। कांग्रेस के 5 और बीजेपी के 3 अरकान हैं। प्रभाकर रेड्डी ने बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी को 10,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत के साथ ज़मीनी इंतखाब में शिकस्त दी थी। శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. తెలంగాణ శాసనసభ సభ్యుడైన పూర్వ ప్రభాకర్ రెడ్డి అని నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, పాటిస్తానని, సభ మర్యాదలను పాటిస్తానని, సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని। TRS के रुकन राज्यसभा वी रविचंद्रा की क़यामगाह पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हुक्काम ने छापा मारा। हैदराबाद की श्रीनगर कॉलोनी में वाक़ उनके क़यामगाह पर आज सुबह ED के हुक्काम ने धावा किया और तलाशी मुहिम जारी है। मालूम हुआ कि ग्रेनाइट के ताजरीन के साथ रुकन पार्लियामेंट के ताल्लुकात के पस मंज़र में ये धावा किया गया। वाज़ेह है कि कल ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हुक्काम ने हैदराबाद और करीमनगर में रियासती वजीर गंगुला कमलाकर की क़यामगाह समेत ग्रेनाइट के कई ताजरीन के मकानात और दफातर पर धावे किए। इन धावों के पस मंज़र में आज रविचंद्र ने मीडिया से बात की। उन्होंने ग्रेनाइट कंपनियों के दफातर पर ED और IT के छापों की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ये अफसोसनाक है कि ED और IT ने गंगुला कमलाकर के खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले उनके दोस्त अहबाब और गायत्री और श्वेता ग्रेनाइट कंपनियों के दफातर पर छापे मारे। उन्होंने कहा कि दरअसल मरकजी हुकूमत का इस सनद से कोई लेना देना नहीं है और उन्हें कोई रियायत नहीं दी गई है। ये वजाहत की गई कि मुकम्मल तौर पर रियासती हुकूमत के दायरे कार में आता है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वबा की वजह से मार्केट को शदीद नुकसान पहुंचा है और ग्रेनाइट इंडस्ट्री शदीद मुश्किलात का शिकार है। ऐसे में ये धावे काबिल मजम्मत हैं। रविचंद्र ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो ग्रेनाइट इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, जो सैकड़ों लोगों को रोजगार फराहम करती है। रियासती वजीर गंगुला कमलाकर ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें ग्रेनाइट के कारोबार को माफिया के तौर पर पेश किया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जैसे ही उन्हें इन इदारों पर ED के छापों के बारे में पता चला वो दुबई से वापस हो गए। वो तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेंगे। वज़ीर मौसूफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं है। अगर तहकीकात में क्लीन चिट मिल जाती है तो वो शिकायत कुनिंदगान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि बाज़ कायदीन ग्रेनाइट इंडस्ट्री में बेकायदगियों का इल्ज़ाम लगाते हुए ब्लैकमेल की सियासत कर रहे हैं। अगर माली बेकायदगियां हुई हैं तो ये जुर्म है, लेकिन कोई बेकायदगी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मरकजी एजेंसी के साथ ताउन किया जा रहा है। ओहदेदारों के साथ उनके साथ साथ उनके अरकान खानदान और उनकी ग्रेनाइट इंडस्ट्री भी ताउन करती रहेगी। 32 साल से उनका खानदान इस कारोबार में है। 15 साल से ग्रेनाइट के कारोबार से उनका ताल्लुक नहीं है, जब से वो सियासत में सरगर्म हुए। हालांकि उनके अरकान खानदान ये कारोबार करते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि मरकजी एजेंसी की तरफ से उन्हें अब तक कोई भी नोटिस नहीं मिली। इन छापों की इत्तला पर वो जिम्मेदारी समझते हुए दुबई से वापस पहुंचे। మైనార్టీ సోదరులు, మా దళిత సోదరులు ఉండే ప్రాంతం ఇది. ఇక్కడ కూడా 20 లక్షలతోటి మనం డెవలప్ చేయాలి. ఈ రోడ్స్ అద్భుతంగా తయారు కావాలి. చెడిపోయిన రోడ్స్ కొత్త రోడ్స్ చేయాలని ఉద్దేశించడం వల్ల 20 లక్షల రూపాయలతోటి ప్రారంభించడం. ఇదే కాదు, నగరంలో అంతర్గత రహదారులతో పాటు మెయిన్ రోడ్స్ అన్ని కూడా 40-50 సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడూ జరిగిన అభివృద్ధి కూడా చేసే ప్రయత్నం చేశారు. తన ఇంటి ముందు 40 సంవత్సరాలు రోడ్లు లేదని గతంలో చెప్పేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఎక్కడ
అలాంటి రోడ్డు లేకుండా ఉన్న ఇల్లు లేదు కాబట్టి ఇంకా కూడా వచ్చే సంవత్సర కాలంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తీసుకొచ్చుకొని ఈ నగరాన్ని అన్ని రకాల అభివృద్ధి చేస్తామని భావిస్తున్నాము. డెఫినెట్ గా ఈ నగర ప్రజల ఆరోగ్యం మా బాధ్యత, నగర పరిశుభ్రం కూడా బాధ్యత మార్చుకున్నాం కాబట్టి ప్రజలు సహకరించండి. तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी के सदर के ज्ञानेश्वर ने आज जिम्मेदारी संभाल ली। हाल ही में पार्टी के कौमी सदर व साबिक वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने उनको ये जिम्मेदारी हवाले की थी। ज्ञानेश्वर ने आज तेलुगुदेशम पार्टी के कायदीन और कारकुनों के साथ एनटीआर घाट पहुंचकर साबिक वजीर आला व तेलुगुदेशम पार्टी के बानी एनटी रामाराव को भरपूर खिराज पेश किया और उनकी समाधि पर फूल निछावर किए। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के बाद वो तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी के तीसरे सदर हैं। तेलंगाना तेलुगुदेशम के सदर बी नरसिम्हलू को पार्टी के पॉलिट ब्यूरो में शामिल किया गया, जिसकी वजह से ये ओहदा खाली हुआ था। मीडिया से बात करते हुए ज्ञानेश्वर ने कहा कि वो आइंदा 3 माह में तेलंगाना में पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। आज के इस इजलास को साबिक वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने भी मुखातिब किया। నగిరే నాగో నాగమలే దారిలో డప్పులు డప్పులు రోవో మామ నాగులయ్య తోడా డప్పులు రోవో మామ నాగులయ్య డప్పులు డప్పులు రోవో మామ నాగులయ్య జోడా డప్పులు రోవో నాగులయ్య డప్పులు డప్పులు రోవో మామ నాగులయ్య టీడీపీ డప్పులు రోవో మామ నాగులయ్య డప్పులు డప్పులు రోవో మామ నాగులయ్య టీడీపీ డప్పులు రోవో నాగులయ్య ఎల్లిండో అర్ర ఎల్లిండో అర్ర ఎల్లి విభజన జరిగింది, మనం అభివృద్ధి చేశాం. ఒక ప్రాంతంలో ఉండే అన్నదమ్ముల్లో ఒకరికి లాభం జరిగింది, ఇంకో పక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది. దాన్ని కూడా అభివృద్ధి చేయాలని కంకణం కట్టుకొని పనిచేశా. ఇప్పుడే చంద్రశేఖర్ గారు చెప్పారు. ఇక్కడ ఎక్కువ టైం నేను ఉండలేకపోయానంటే, శ్రద్ధ పెట్టలేకపోయానంటే పార్టీ మీద అభిమానం లేక కాదు. అక్కడ సమస్య ఉంది, నేను శ్రద్ధ పెట్టాలని, మళ్లీ అక్కడ అభివృద్ధి చేయాలని, 2 రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి అయి భారతదేశంలో 1 and 2 గా పోవాలని రాత్రింబగుళ్ళు అక్కడ కష్టపడ్డా ఒక విజన్ ఇచ్చారు. విభజన జరిగింది. रामागुंडम फर्टिलाइजर प्लांट में खाद की पैदावार एक बार फिर रुक गई है। पाइपलाइन से अमोनिया गैस के अखराज के बायस हुक्काम ने यूरिया की पैदावार रोक दी। हुक्काम ने इस वाक़े पर तशवीश का इजहार किया क्योंकि वजीर आजम के दौरे से 2 दिन कबल ये वाक़या पेश आया। वजीर आजम मोदी इस महीने की 12 तारीख को रामागुंडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री को कौम के नाम वक्फ करेंगे। ओहदेदारों ने बहाली के काम शुरू कर दिए हैं। सालाना मरम्मत के कामों की तकमील के बाद अगरचे इस फैक्ट्री में पैदावार के काम शुरू किए गए थे, तहां मुख्तसर वक्त में ही ये वाक़या पेश आया। ओहदेदार इस वाक़े पर फिक्रमंद है क्योंकि वज़ीर आज़म 12 नवंबर को इस फैक्ट्री को कौम के नाम मालूम करेंगे। उधर मकामी अफराद का कहना है कि मोदी के दौरे के पस मंज़र में किए गए देखभाल के कामों की वजह से वाक़या पेश आया। उनका कहना है कि फैक्ट्री में गैस का अखराज कोई नई बात नहीं है। फैक्ट्री में माजी में अमोनियम गैस का अखराज हो चुका है। आधे घंटे तक गैस के अखराज के बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिनको सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। एक रिटायर्ड डॉक्टर ने रियासती इंसानी हकूक कमीशन से शिकायत की है कि एक राउडी शीटर ने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायत दाखिल करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी एक ज़मीन है जिसकी कीमत करीब 80 लाख है, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ है, लेकिन एक राउडी शीटर उन्हें हरासा करते हुए 80 लाख में वो ज़मीन बेचने के लिए धमकी दे रहा है। डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि 2020 में बुडवेल में एक 600 गज का उन्होंने प्लॉट खरीदा था, लेकिन 2021 में उस पर किसी ने कब्जा कर लिया और अब उन पर दबाव यह बनाया जा रहा है कि वो 5 करोड़ की मालियत के उस फ्लैट को 80 लाख में ही बेच दें, वरना उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ చేసుకొని రిటైర్ అయిపోయాను. రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత నేను అప్పుడు బుడ్వేల్లో
కొంత స్థలం 600 గజాల స్థలం తీసుకున్నా, అది రాజేంద్ర నగర్ పార్టీలో ఉంది. దాన్ని వాళ్ళని నేను అనుభవిద్దామంటే నన్ను అనుభవించుకునేకుండా ఈ ఫజలుద్దీన్ అనే ఒక సంఘ విద్రోహ శక్తి వచ్చి నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు. ఏదన్నా అంటే బెదిరిస్తున్నాడు. నేను అందరూ అఫీషియల్స్కి అప్లై చేశాను, ఎవరి దగ్గర నుంచి నాకు రిప్లై లేక నేను చివరికి హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ని జరిగింది. వాళ్ళు ఏమన్నా నా అడిగిన రేట్కి ఇచ్చేయాలి, నువ్వు వదులుకుంటే మంచిది అన్నట్టు బెదిరిస్తున్నారు. స్టేషన్కి అందరికి కంప్లైంట్ ఇచ్చి అన్నీ చేశాము. ఎక్కడి నుంచి మాకు రెస్పాన్స్ లేకపోవడంతో హ్యూమన్ రైట్స్ని ఆశ్రయించారు. స్టేషన్ పోతే ఇస్తామని చెప్తాను కానీ ఇప్పుడు వరకు ఏం లేదండి. హ్యూమన్ రైట్స్ అంటే నాకు రక్షణ కల్పించి నా భూమి నాకు ఇప్పిస్తారని చెప్పి నేను ఆశిస్తూ వాళ్ళు పెట్టుకుంటున్నాను. మీకు ఎవరు కొరియానే తన దగ్గర. हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने आज प्रेस क्लब हैदराबाद में वेटरन जर्नलिस्ट एसोसिएशन, तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस क्लब ऑफ हैदराबाद के जेर एहतमाम सीनियर सहाफ़ी आंजहानी GS वरदाचारी और आंजहानी KL रेड्डी के ताज़ियती इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सीनियर सहाफ़ियों के रामचंद्रन मूर्ति, दासू केशवराव, उदय वर्लू, वराहत अली, रविकांत रेड्डी, चक्राधर और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने भी इस इजलास में शिरकत की। हैदराबाद जिले के 15 असेंबली हलकों से तकरीबन 2,80,000 वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, जबकि हल्के जुबली हिल्स से सबसे ज्यादा 29,591 वोटर्स को लिस्ट से हदफ कर दिया गया। ओहदेदारों ने बताया कि जिन वोटर्स के नाम लिस्ट से निकाले गए हैं वो या तो फौत हो चुके हैं या उन्होंने अपना पता तब्दील कर लिया या उनका नाम एक से जायद लिस्ट में दर्ज है। ऐसे लोगों के नामों को वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया। कबल हैदराबाद में वोटर्स की तादाद 43,67,000 थी। ताहम अब ताज़ा वोटर लिस्ट के मुताबिक हैदराबाद में जुमला 41,46,965 वोटर्स हैं, जबकि 59,575 नए वोटर्स ने अपना नाम दर्ज करवाया है। तफसीलात के मुताबिक 78 अफराद की मौत हुई है, 3,966 अफराद ने अपना पता तब्दील करवाया, जबकि 2,75,586 नामों को एक से ज्यादा मरतबा लिस्ट में होने की वजह से हदफ कर दिया गया। हैदराबाद के 15 असेंबली हलकों की ताज़ा वोटर लिस्ट को जारी किया गया है। ताहम फेरिस्त से मुतालिक एतराज़ात 8 दिसंबर तक वसूल किए जाएंगे। एतराज़ात अपने नामों के इंदराज से मुतालिक जांच के लिए मुताल्लिक़ा हल्के के इलेक्शन ऑफिसर से रब्ता किया जा सकता है। वेबसाइट www.cotelangana.nic.in पर भी क्लिक करके जानकारी हासिल की जा सकती है। तेलंगाना में कई मकामात पर सर्दी की लहर में बतदरीज इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना है। नवंबर के पहले ही हफ्ते में सर्दी की लहर में अचानक गैर मामूली इजाफा हो गया। अजला करीमनगर, जगतियाल, निजामबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, निर्मल के साथ साथ रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में सर्दी की लहर अचानक बढ़ गई है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने इस खुसूस में अलर्ट जारी किया और आवाम से चौकसी अख्तियार करने की ख्वाहिश की है। इस माह रियासत के कई मकामात पर अकल तरीन दर्जे हरारत 19.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात ने कहा कि आने वाले दिनों में रियासत के कई मकामात पर दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस किया जाए होने का इम्कान है। दर्जे हरारत में गिरावट के नतीजे में कई इलाकों में सुबह की अवलीन सातों से ही कोहर की घनी चादर देखी जा रही है। ओहदेदारों ने आवाम को मशवरा दिया कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नज़र चौकस रहें। आसिफ नगर पुलिस ने मेहदीपट्टनम चौरस्ते पर बगैर नंबर प्लेट्स, फैंसी नंबर प्लेट्स, TR नंबर, ट्रिपल सवारी और हेलमेट के बगैर गाड़ियों के खिलाफ आज एक खुसूसी मुहिम चलाई। वो स्टैंड नहीं मिल रहा उसका, इसलिए मुश्किल हो रहा है।
जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन के हदूद की कमला प्रसन्ना नगर कॉलोनी में एक इमारत में कल शॉर्ट सर्किट के सबब 3 बाइक्स और एक साइकिल जलकर खाकस्तर हो गई। शॉर्ट सर्किट के नतीजे में आग के साथ कसीब धुएं के साथ ही इमारत में रहने वाले अफराद खौफजदा हो गए, जिन्होंने इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी। पुलिस ने फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इस खुसूस में चौकस किया और फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाक़े में गाड़ियां जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। बीवी का कत्ल करने के बाद एक शोहर ने भी खुदकुशी कर ली। ये वाकया आज शहर के जवाहर नगर इलाके में पेश आया। जराये से मिली इत्तलात के मुताबिक 33 साल कविता और 35 साल राजू राजीव गांधी नगर में रहते थे। राजू पेशे से ऑटो ड्राइवर बताया गया। शोहर बीवी के दरमियान मुसलसिल झगड़े हो रहे थे कि आज राजू ने अपने निस्बती ब्रदर से फ़ोन करके आने को कहा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बहन की नाश पलंग पर खून में लथपथ पड़ी हुई है, जबकि उसका बहन भाई फांसी से लटका हुआ है। समझा जा रहा है कि राजू ने तेजधार हथियार से अपनी बीवी का गला काटकर कत्ल कर दिया और उसके बाद खुद भी फांसी ले ली। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। रियासत तेलंगाना जिले करीमनगर में एक कत्ल की वारदात के मुकदमे को पुलिस ने हल कर लिया। पुलिस ने सैदापुर मंडल में हुई कत्ल की वाक़े में मुलविस शोहर बीवी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अकनूर मौजू से ताल्लुक़ रखने वाले जयंत और उसकी बीवी शारदा ज़रई मजदूरी का काम कर रहे थे। वहां एक मुलाजिम श्रीनिवास कुछ दिनों से शारदा को हरासा कर रहा था। उसने ये बात अपने शोहर को बता दी। उसने श्रीनिवास को ठिकाने लगाने का फैसला किया। जयंत ने अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर श्रीनिवास के साथ शराब पी और उसके बाद उन दोनों ने मिलकर रस्सी से गला घोंटकर श्रीनिवास का कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद मुलजिमीन ने नाश को गला खोदकर एक क्रॉस में डाल दिया। श्रीनिवास के लापता हो जाने के मामले की तहकीकात के दौरान पुलिस को इन दोनों पर शुबा हुआ और खौफ की वजह से शोहर बीवी ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि इस कत्ल वाक़े का एक और मुलजिम फरार है। शहर के जगतगिरी गुट्टा इलाके में जायदाद के तनाजे में भाई के हाथों भाई के कत्ल की वारदात पेश आई। 46 साल डेविड पेशे से वाटर टैंकर ड्राइवर बताया गया, जबकि इसका भाई 42 साल जोना उर्फ योना ऑटो चलाया करता था। वो दोनों दीनबंधु कॉलोनी जगतगिरी गुट्टा में रहा करते थे। पुलिस के बावजूद उनके दरमियान जायदाद का झगड़ा था। कल रात उनके दरमियान इसी मसले पर काफी झगड़ा हुआ। डेविड ने पत्थर से हमला किया, जिसकी वजह से योना जख्मी हो गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने डेविड को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस मुखबर होने के शुबे में मॉइस्टो ने एक शख्स को हलाक कर दिया। यह वाकया तेलंगाना के ज़िले मुल्क में कल शब पेश आया। मकतूल की शिनाख्त एस गोपाल के तौर पर की गई। समझा जाता है कि पुलिस के मुखबर होने के शुबे में मॉइस्टो ने उसका कत्ल किया। पुलिस ने ताहाल इस सिलसिले में कोई बयान जारी नहीं किया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 10वीं जमात की 5 तालिबात लापता हो गई। ये वाकया जिले के नेहरू नगर में पेश आया, जिससे उनके वालिदैन में तशवीश की लहर दौड़ गई। इन लापता तुलबा में 5 तालिबात और 2 लड़के शामिल हैं। कल सुबह ये तुलबा तालीम के लिए गए हुए थे। जराये के मुताबिक उनकी शिनाख्त महंता गनासरी मोनासरी और दीगर 2 तुलबा के तौर पर की गई। उनके घर वापस ना होने पर उनके फिक्रमंद वालिदैन ने उनको काफ़ी तलाश किया, जिसमें नाकामी के बाद उनके वालिदैन पुलिस से रुजू हुए। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक ये तुलबा स्कूल नहीं गए। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर मामला दर्ज करके 3 टीमें तश्कील दी हैं ताकि उनका पता चलाया जा सके। शहर के गचिबौली इलाके के एक होटल पर छापा मारते हुए पुलिस ने जिस्म फरोशी के अड्डे का पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक सैबराबाद एंटी ह्यूमन ट्रैकिंग यूनिट ने इंस्पेक्टर श्रीनिवासलू की क़यादत में कल शाम 6:30 बजे अंजया नगर के एम्पायर ओयू होटल पर छापा मारा। पुलिस को इतला मिली थी कि वहां जिस्म फरोशी का अड्डा चलाया जा रहा है। वहां से उज्बेकिस्तान की नौजवान खातून के साथ दिल्ली की 2, मगरबी बंगाल की 2 और मुंबई की एक नौजवान लड़की को आज़ाद करवा लिया गया। पुलिस ने वहां से जितेंद्र, श्रीकांत, अपर्णा, सेरेन और लक्ष्मया को हिरासत में लिया। मकाम वाक़े से पुलिस ने 6 सेलफोन, 81,900 रुपये नकद रकम भी जब्त कर ली। सेंट्रल क्राइम स्टेशन डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने धोखाधड़ी के मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन की शिनाख्त 61 साल ख्वाजा मुजीबुद्दीन और 26 साल मोहम्मद जाजिम मुजीबुद्दीन साकिन टोली चौकी के तौर पर की गई। उन दोनों के खिलाफ तेलंगाना प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिट ऑफ फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इन दोनों ने क्रिस्टल कंस्ट्रक्शन के नाम से साल 2016 में कंपनी कायम की और टोली चौकी इलाके के रहने वाले अफराद से डेवलपमेंट के नाम से 50% हिस्सा देने का वादा करके अपार्टमेंट बनाने का वादा किया। मुलजिमीन ने उन अफराद के
पास से जो बैरून मुमालिक में बरसरे रोजगार हैं 20 लाख रुपए डिपॉजिट के तौर पर जमा करवाए। मुलजिमीन ने इसमें से ज्यादातर रकम का हिस्सा अपनी जाती जरूरियात की तकमील के लिए इस्तेमाल किया और बेनामी जायदादें खरीद ली थी। इस सिलसिले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। उन दोनों के खिलाफ 9 मुकदमात दर्ज है। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।